स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल झारखंड शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी VBI MCQ डिस्कस करेंगे। किसका? आपका इकोनॉमिक्स का, जो आपका कल होने वाला पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम एंड हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। हिंदी में देखा जाए तो हर अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा कैसे उत्पादन करें, यानी ऑप्शन नंबर 2, हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन, यानी किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता यानी यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास हु प्रपोज द ऑर्डिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। हु प्रपोज द ऑर्डिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस? एडम स्मिथ, हिक्स एंड एलन, मार्शल या पिकू? तो ये आपका हिक्स और एलन इसका उत्तर हो जाएगा। यानी उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो हिक्स एंड एलन, हिक्स और एलन ने। ठीक है, ये आपका किस प्रकार का ग्राफ दिया गया है उसको बताना है। तो ये कौन सा ग्राफ होगा? चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो ये उत्तर आपका हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो पूर्ण लोचदार मांग, यानी ऑप्शन नंबर 3। द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। ठीक है, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घट जाती है? तो क्या हो जाएगा आपका? 5 का उत्तर हो जाएगा 2, यानी इन्फीरियर गुड्स, यानी आपका घटिया वस्तु। आगे छठा नंबर, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, यानी कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न से किससे है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग भी? पैमाने के प्रतिफल से, यानी रिटर्न्स टू स्केल। आगे है प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड, यानी उत्पादन फलन को कैसे व्यक्त करते हैं? तो इसको हम लोग फंक्शन के तौर पे व्यक्त करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे 8वां नंबर सवाल है, फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज 60, व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट 10 यूनिट्स ऑफ दैट आर्टिकल। तो क्या करेंगे हम लोग? जो करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि हम लोग का जो प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन जो दिया है, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन, उसको हम लोग किससे डिवाइड कर लेंगे? 10 से कर लेंगे, तो आपका एवरेज फिक्स्ड प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा कितना? देखिए 60/10 यानी 6। ठीक है, 6। व्हाट डज द डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोक्वांट कर्व्स रिप्रेजेंट, यानी दो समो उत्पाद वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है? तो क्या व्यक्त करती है अभी बताइए? 9 का उत्तर हो जाएगा उत्पादन स्तर में परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे है कौन सा सही है आपको बताना है, कौन सा सही है यह इसमें से आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका TBC = TC - TFC। ठीक है, आगे है विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, यानी उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कुल स्थिर लागत, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलिए शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है? एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप कैसा होगा? यानी औसतन आपका कॉस्ट कर्व का क्या होगा? तो यू शेप होगा। कैसा होगा? यू अक्षर जैसा, ऑप्शन नंबर A यानी यू। ठीक है, इन व्हाट विच मार्केट AR = MR। AR = MR किस में होता है? यानी ये क्या कह सकते हैं? 13 का उत्तर आपका परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिफ्रेंशिएटेड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग भी बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 का 2, एकाधिकार प्रतियोगिता। बेसिक कंडीशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम, बेसिक कंडीशन ऑफ
फर्म्स इक्विलिब्रियम, तो ये बता सकते हैं MC=MR। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2020 में भी आया हुआ है, इसीलिए इम्पोर्टेंट बहुत है ये सब, ठीक है। चलिए आगे है आपके पास सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड दिस, यानी पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, ये किसने कहा था? तो ये आपके JB से ने कहा था। किसने कहा था? JB से ने। आगे है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी आपका एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? तो आपका 17 का उत्तर हो जाएगा 4, यानी पूर्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड। मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, मार्केट प्राइस को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? तो मार्केट प्राइस जो होता है वो शॉर्ट रन मार्केट होता है, यानी अल्पकालीन बाजार से। इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड्स टू, अगर डिमांड बढ़ जाए तो आपका कितना नंबर सवाल हो गया? ये 19वां नंबर सवाल है। अधिक के मांग की स्थिति में कीमत की प्रवृत्ति क्या होती है? तो जैसे देखिए मांग बढ़ेगा, आप जैसे बाजार जाते होंगे मांग बढ़ता होगा, तो मांग बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका पैसा भी बढ़ जाएगा, यानी उसमें कीमत में वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। प्राइस ऑफ ए गुड इज डिटरमाइंड टू एट ए पॉइंट वेयर, यानी कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ, कहाँ पर वस्तु का कीमत निर्धारण किया जाता है? तो जहाँ पे दोनों का पूर्ति भी और मांग भी बराबर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आगे हुई द राइटर ऑफ द बुक, यानी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, किसने लिखी है? तो ये आपके JM कीन्स ने लिखा है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन GNP एंड NNP, ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो 22 का जो उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा, NNP बराबर GNP माइनस डिप्रिसिएशन। एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल एंड, स्टॉक चर का एक उदाहरण क्या है? तो स्टॉक चर का उदाहरण आप बताना है, तो स्टॉक चर का उदाहरण जो होगा वो आपका पूंजी हो जाएगा, ठीक है। स्टॉक चर का उदाहरण आपका पूंजी हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आते हैं 24वां नंबर में। राष्ट्रीय आय के आकलन किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक 4 बार शामिल करना कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यानी टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस मोर देन वन टाइम, एक टाइम से ज़्यादा को काउंट करने के लिए हम लोग बोलते हैं उसको। बताइए आप लोग भी कमेंट में। 24 का उत्तर आपका हो जाएगा डबल काउंटिंग, यानी दोहरी आकलन, दोहरी गणना, ठीक है। आगे है व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड, यानी निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूँ एक मध्यवर्ती वस्तु है, यानी कि गेहूं का किस में यूज होता है? तो आपका देखिए तो तीनों में यूज होता है, ब्रेड, बिस्किट, चपाती, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। 26वां नंबर सवाल, द फंक्शन ऑफ मनी, मनी का फंक्शन क्या है? तो मनी का फंक्शन आप देखिए कि हम लोग एक्सचेंज में भी मदद करते हैं, रखते भी हैं, मेजरमेंट भी करते हैं, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, मूल्य का मापक। Who said money is that money does, यानी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका, कौन कहा था? होटल विथर्स, ठीक है। कौन कहा था? होटल विथर्स। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो RBI को बोला जाता है, याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक केंद्रीय बैंक कौन है? तो RBI है। सेंट्रल बैंक का काम क्या है, यानी केंद्रीय बैंक का काम क्या है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, बैंकर एजेंट, द बैंकर एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी वो क्या है? सभी बैंकों का देख रेख करता है। बैंक ऑफ बैंक होता है, इशूइंग करेंट नोट्स, यानी नोट्स को भी करेंसी इशू करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे द ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस का मतलब है कि ऑटोनोमस का मतलब क्या कहलाता है कि हम उससे फ्री, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ए जो है ना वो फिक्स क्वांटिटी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। 31 में रिसेशन इज स्टेट, यानी मंदी या व्यवस्था है जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरता है, यानी रोजगार में रिसेशन, मंदी में क्या होता है? आपका उत्पादन भी कम होगा, आपका GDP घट जाएगा, ये वो सब होता है। तो GDP घटने का मतलब उत्पादन स्तर गिर जाता है।
इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस इन एन इकोनॉमी इज 0.2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू निकालना है। मान ली के का वैल्यू हम लोग मान लिए, तो कुछ नहीं करना है, 1/एमपीएस आप याद रखिएगा। तो 1/0.2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, आगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे जो था आपका, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, वैल्यू ऑफ एमपीएस दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लायर निकालना था, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालना है। तो यहाँ पे आपका दोनों उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 और 2। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा और अपने वीडियो को दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश के निर्धारक घटक कौन सा है। निर्धारक घटक कौन सा है आपको बताना है। 34 का आपका उत्तर हो जाएगा दोनों। ठीक है, पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर। ठीक है, अब इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है वो आपको बताना है। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका दोनों हो जाएगा, सेल्स टैक्स भी हो जाएगा, एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट टैक्स में आएगा। ठीक है, जो आपका इनकम टैक्स होगा वो डायरेक्ट टैक्स में आएगा, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये क्या कहलाता है, ये हम लोग बोलते हैं इसको रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं। क्या है आपका रेवेन्यू डिफिसिट में, देखिए राजस्व व्यय या राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 37 का 3, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। 38 नंबर, बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, यानी व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब आगे है, ये क्या है, व्यापार संतुलन का अर्थ वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से। ठीक है, हो गया। अब हम लोग लास्ट के 2 सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज ए कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये क्या होता है आपका उत्तर नंबर इसका हो जाएगा, देखिएगा क्या है, आगे हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। तो आपका बोला गया निम्नलिखित में कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। तो वस्तुओं का निर्यात, यानी ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और ये वीडियो देखने के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इकोनॉमिक रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो भुगतान संतुलन असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका व्यापार चक्र। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।